प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैथ की नेक्स्ट की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एक कंपिटेंसी के तहत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं, कुछ सवाल हल करने वाले हैं जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पर पहली कंपिटेंसी जो है, विद्यार्थी द्विआयामी त्रिआयामी आकृतियों के गुण, धर्म, क्षेत्रफल और परिमाप और आयतन पर आधारित समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो आप में ये समझ विकसित होगी। तो प्यारे बच्चों, जो चैनल को देख रहे हैं, जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। अब चलते हैं हम पहले सवाल पर, पहले प्रश्न पर। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये बाहर वाला ये दिख रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो देखो, इस पूरे की लंबाई देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 50 है। ये 50 दिख रही है ना आपको, 50 दोनों तरफ से 5 जुड़ जाएगी, तो पूरे की लंबाई तो है 50 और 5 इधर जुड़ गई, कितनी होगी 60। और पूरे की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 45 दिख रही है, तो 5 और 5 55 ये जुड़ जाएगी। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, इनकी गुणा कर दें तो 0 की 0 5 ये हो जाएगा। जब इनकी गुणा करेंगे 3300 हो जाएगा, 3300 वर्ग मीटर। अब क्या करना है, अंदर जो दिख रहा है आपको आयत पारक, इस पारक का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, 50 दिख रही है इसकी लंबाई और चौड़ाई दिख रही है 45। जब इनकी गुणा करेंगे तो गुणा करने पर इनकी गुणा आ जाती है 2250 वर्ग मीटर। तो अंतर निकालना है, कुल कितना है यहाँ इस पूरी आकृति का 3300 और पारक का कितना है 2200। 3300 में से 2200 घटा दो। अब घटाने पर कितना बचेगा, तो आप देख सकते हो 3300 में से अगर हम 2250 घटाते हैं तो 0 में से 0 गई, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 2 बच जाएगी, 2 में से 2 गया 0, यानी 1050 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। आप समझ गए होंगे। पहले तो क्या करेंगे, पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये लंबाई लेकर के और ये चौड़ाई लेकर के। फिर अंदर वाले पारक का निकाल लेंगे, पूरे का निकाल के उसमें से पारक का घटा देंगे, तो फुटपाथ जो है छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल बच जाएगा। कितना बचेगा, 1050। तो अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। राम एक वर्गाकार पार्क का चक्कर लगाना चाहता है। हाथ पर बंदी स्मार्ट वॉच से राम को पता चलता है कि उसने 800 मीटर की दूरी तय की। उस पार्क का क्षेत्रफल कितना है। तो प्यारे बच्चों, मतलब कि पार्क का परिमाप दिया हुआ है, पार्क का परिमाप जो है वो कितना दिया हुआ है 800। तो भुजा निकाल लें। तो भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है परिमाप और बटे में 4। तो 800 बटा 4, 4 से जब काटेंगे 4 दूनी 8, 200। तो यानी उसकी जो भुजा है पार्क की वो 200 मीटर की है। तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 200 गुणा 200। तो 4 0 1 2 3 4 0 2 दूनी 4, यानी 40,000 आ जाएगा। तो 40,000 आपको कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है, सी ऑप्शन में नज़र आ रहा है। तो 40,000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले तो हमें उसका क्या निकालनी पड़ी, भुजा, और भुजा निकाल करके वर्ग की क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। तो 200 और 200 की गुणा कर दी, कितनी आ गया 40,000 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 में क्या है, रिक्त स्थान भरिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 वर्ग मीटर बराबर लिखना है। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने होते हैं 100, और वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है 1 मीटर गुणा 1 मीटर, ऐसे है। तो क्या हो जाएगा 100 गुणा 100, तो कितना हो गया, एक के आगे कितनी 0, यानी 10,000। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से आएगा, तो ऐसा आपको सी दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम चौथे सवाल की तरफ। 4 से 7 प्रश्न में इस आकृति को देख करके आपको हल करना है। भानु ने 2 गुणा 2 2 2 सेंटीमीटर वाले 3 घनाकार फ्लास्क को फर्श पर सटा कर रख दिया। भानु के दिमाग में कुछ प्रश्न आते हैं जो इस प्रकार हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है,
ये 2 है और ये 2 है, तो लंबाई देखो इसकी, लंबाई तो होगी 2 2 6, और चौड़ाई जो है इसकी वो गई 2, और ऊंचाई जो हो गई इसकी होगी 2। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। लंबाई तो ये हो गई, ऊंचाई ये होगी और चौड़ाई ये होगी। एक घनाभ बन गया। ये क्या बन गया? घनाभ बन गया। 3 घनों को जोड़ने पर क्या बन गया? घनाभ बन गया। जो चलते हैं, इन घनों को दिए गए चित्र के अनुसार रखने पर कौन सी आकृति बनी? तो अभी मैंने आपको बताया कौन सी आकृति बनी, घनाभ बना। बनने वाली नई आकृति की कौन सी विमाओं में परिवर्तन नहीं हुआ? तो उसकी लंबाई और चौड़ाई घन की भी वही थी, और 3 घनों को जोड़ने पर क्या चीज़ बदल देगी? सिर्फ लंबाई बदलेगी। नई बनने वाली आकृति और पुरानी एक घनाकार आकृति के फलकों को जोड़ क्या होगा? तो देखो, घन के अंदर फलक कितने होते हैं? 4 और 2 6, और घनाभ में भी फलक कितने होते हैं? 6। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, नई आकृति बनने वाली आकृति के किनारों और शीर्षों का अंतर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, नई आकृति घनाभ है और पहले पुरानी आकृति घन थी। तो घन के अंदर और घनाभ के अंदर किनारे बराबर होते हैं, तो जो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है? ऊपर 3 जाल देख रहे हैं। एक चतुष्फलक बनाने के लिए इसमें कौन सा फलक सही रहेगा? तो प्यारे बच्चों, चतुष्फलक बनाना है यानी उसके 4 फलक हों। तो इसमें देखो 1 2 3 और 4, इसको बंद कर देंगे उठा के, तो इससे चतुष्फलक बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सी में दूसरा दिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर, तो बनने वाले चतुष्फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय बल पृष्ठों का 10 इसका 10 इसका 10 इसका 10 इसका कितने हो गया? 10 10 10 4 बार 40 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है, वर्गों को गिनकर आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले तो पूरे गिनते हैं हम, कितने पूरे? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी पूरा ही है 9। 9 तो पूरे हैं, ठीक है, और एक ये पूरा है, 10 कर देते हैं पूरे। इसके बाद में यहाँ पर 3 ये हैं, 10 और 3 13, और इनसे एक बन जाएगा 4 14, और इस और इससे 2 बन जाएगा 10 3 13 14 और 2 16, और एक यहाँ बन जाएगा 17, और 2 ये पूरे हैं, तो 19 आएगा। इसका क्या आएगा? 19 वर्ग इकाई। आपको अनुमान लगाना है देख करके भी इसका क्षेत्रफल कितना बन सकता है। तो 19 खाने 19 वर्ग इकाई बन जाएगा। आगे आकृति प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न 13। ऊपर दी गई आकृति में 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कई कुछ घनों को मिलाकर बनी है। इस आकृति का आयतन क्या होगा? तो देखो, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो टोटल क्या हो गया? देखो 1 2 3 4 5, ये तो हो गई लंबाई। चौड़ाई कितनी हो जाती है? 3। ऊंचाई कितनी हो जाती है? 1 और 1 2। तो आयतन निकालना है। तो प्यारे बच्चों, घनाभ बन रहा है, घनाभ के आयतन का L गुणा B गुणा H होता है। तो देखो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। 30 घन सेंटीमीटर इसकी आनी चाहिए यहाँ पर। तो इसको यहाँ जो लास्ट वाला है इसका 30 घन सेंटीमीटर होगा ये। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्यारे बच्चों मैं यहाँ बता देता हूँ क्या होता है। 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 5 थी और चौड़ाई कितनी थी? 3, प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी थी? 2, प्लस में ऊंचाई गुणा लंबाई। तो अब देखेंगे 5 तिये 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो जोड़ो इनको 15 और 25 और 6 31, 31 दूनी यहाँ पर 62। तो ये इसमें यहाँ मिस प्रिंट लग रहा है मेरे को। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 62 आएगा। तो ये दे रखा है और यहाँ पर इसको 62 कर लेंगे।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आप तरीका सीख गए होंगे कैसे निकलेगा आयतन और कैसे निकलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आगे देखते हैं, यदि एक डिब्बे के ऊपर, यदि इस डिब्बे के ऊपर के भाग के चारों ओर लेंस लगानी है तो कितने सेंटीमीटर लेंस की आवश्यकता होगी। इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि इस डिब्बे के ऊपर के भाग के चारों ओर लेंस लगानी है तो उसे कितने सेंटीमीटर लंबे लेंस की आवश्यकता होगी। ऊपर लगानी है आपको, ऊपर लगानी है तो देखो 3 गिनो, 3 3 6 3 9 3 चौके 12 3 छक्के 18। तो यहाँ पर कितनी की आवश्यकता होगी, 18 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। आगे निम्न में प्रतिच्छेदी रेखा का उदाहरण क्या है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को कैंची में भी प्रतिच्छेदी होती हैं, चौराहे में भी प्रतिच्छेदी होती है। कैंची में ऐसे कैंची होती है और चौराहे में ऐसा। रेल की पटरी में भी प्रतिच्छेदी रेखा है। गुलेल जो होती है वो गुलेल के अंदर क्या है, ऐसे बांधा हुआ प्रतिच्छेदी रेखा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं है। आगे नीचे शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म दर्शाया गया। यदि कोण बी का मान 122 डिग्री तो एन का मान क्या होगा। कोण बी का मान जो है वो 122 है। तो ये देखो सीधी रेखा बन रही है, सीधी रेखा पर जो कोण बनेगा वो 180, 180 में से 122 घटा लो तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ 7 बच गए, 7 में से 2 गया 5, 1 में से गया 0, तो 58 डिग्री आ जाएगा। इसका कौन सा आ जाएगा, 58 डिग्री एन का मान। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन पहला इसमें सही है। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। आगे कार के स्टीयरिंग व्हील को देखिए। व्हील के प्रत्येक केंद्र बिंदु पर 3 कोण बनाए गए, तो इन तीनों कोणों का योग क्या होगा। तीनों कोणों का योग ऐसे देखो, 3 ऐसे व्हील हैं तो आपको पता है तीनों कोणों का जोड़ ये 120 का होगा, ये 120 का होगा, तीर बढ़ रहे तो ये 120 का होगा, तो 12 3 36 360 डिग्री होगा। तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 360, क्योंकि संपूर्ण कोण बन रहा है। आगे है प्रश्न 4 से 5, कोण 2 बराबर 65 डिग्री। तो प्रश्न कोण 5 और 8 का मान क्या होगा। 5 और 8 का मान क्या होगा, ये 65 है तो ये भी 65 है, ये 65 है तो 5 घटा 180 में से 5 घटा लेते हैं, 65 घटा लेते हैं तो 5 यहाँ 115, ये 115 हो जाएगा। ठीक है, 115, तो इधर वाला भी कितना 115 क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, और ये भी 115 का, ये भी 115 का हो जाएगा, नीचे वाला 65 का और ये भी 65 का, ऐसे होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे। कोण नंबर 5 और 8 का मान क्या होगा। 5 जमा 8, 5 जमा 8 तो 115, 115 230। कोण नंबर 4 और 7 का अंतर क्या है। कोण नंबर 4 जो है वो 115 है और 7 जो है वो 115 में से 65 गए तो 0, 11 में से 5 6 5 तो 50 डिग्री आ रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। आगे चलते हैं। विद्यार्थी भुजाओं, कोण और विकर्णों के आधार पर विभिन्न त्रिभुजों और चतुर्भुजों को पहचान और रचना कर सकते हैं। निम्न में कौन सी भुजाओं का युग्म त्रिभुज बना सकता है। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, 2 भुजाओं का जोड़ करके देखेंगे वो तीसरी से ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 4 और 2 6.7, ये नहीं बनेगी। छोटी वाली जोड़ के देख लेते हैं, 4.5 और 4.5 9, ये भी नहीं बनेगी। यहाँ पर देखो 4 और 3 7 5, इसमें देखो छोटे वाली जोड़ के देखते हैं तो 4 बराबर नहीं आना चाहिए, बराबर सी में ज़्यादा आ रहा है। तो देखो 3 + 4 कितना 7, तीसरी भुजा से जोड़ इसका ज़्यादा आना चाहिए, इससे ज़्यादा आ रहा है ना 2 भुजाओं का जोड़, तो ये त्रिभुज बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी में त्रिभुज बनेगी। आगे यदि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर AC तो कोण ए बराबर 7 तो बी का मान क्या होगा।
त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी बराबर ए सी, कोण ए बराबर 70 डिग्री है, तो ये भी x होगा, ये भी x हो गया क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से कितना घटा लें, 70, तो कितना बच गया, 110। 110 को एक दो इधर लेके जाएंगे तो बटे में 2 आ जाएगा, यानी 55 डिग्री का मान आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण पता हो तो दूसरे जो कोण होते हैं बराबर भुजाओं के साथ बने हुए वो बराबर होते हैं। तो 55 और 55 110 और 70 वो 180 हो रहा है। नीचे गए त्रिभुज के पुच्छ के x कोण का मान क्या है, तो प्यारे बच्चों ये बाह्य जो कोण है इसका सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 65 प्लस 45, इनका जोड़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी। तो नेक्स्ट, नीचे दिए गए त्रिभुज में AP क्या है। AP प्यारे बच्चों इसका शीर्ष लंब है। क्या है, शीर्ष लंब है, इसके शीर्ष से खींचा हुआ एक लंब है। आगे एक त्रिभुज की दो भुजाओं का माप 8 और 10 सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो संख्याओं के बीच होगी। एक त्रिभुज की दो भुजाओं का माप 8 और 10 है, तो उसकी तीसरी भुजा के माप का तीसरी भुजा का माप किन दो भुजाओं के बीच होगा, 8 और 10 18, या तो 18 से ज़्यादा, या देखो इसमें किन्हीं दो भुजाओं का 8 और 10, ठीक है, यानी 10 बड़ी है मान लो। 8 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 3 से अधिक होगा। और 8 में तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका है वो सी सही हो जाएगा, 2 से अधिक। एक मिनट, आगे चलते हैं। विद्यार्थी सर्वांग त्रिभुजों के मानदंडों की व्याख्या कर सकते हैं। किन्हीं दो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम कब कह सकते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर किनारे पर एक दूसरे के आपस में पूर्ण रूप से ढकले, जब वे दोनों एक दूसरे की प्रतिलिपि हों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आ जाएगा। ठीक है, आगे है, मोहन की माताजी सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइस को काटकर दो बराबर त्रिभुजाकार टुकड़े बनाते हैं। इस प्रकार बराबर दोनों त्रिभुजाकार टुकड़े क्या होंगे, बराबर बना रहे हैं तो वो होंगे सर्वांग सम। आगे है, आकृति को देखना, ऊपर दी गई त्रिभुज की का कौन सा कथन सही है। तो इस भुजा के बराबर ये भुजा है, तो पहली भुजा ये मान ली, इसकी पहली ये मान ली, इसकी दूसरी ये मान ली, इसकी दूसरी ये मान ली, इसकी तीसरी ये मान ली। तो MNL ये हो सकता है DEF। NML कौन से में है, इसमें ये हो जाएगी आपकी। ठीक है, आगे है, यदि त्रिभुज AOC सर्वांग सम है BPD तो D का मान क्या होगा, AOC BPD, AOC BPD, ABPD, यानी इसका ये पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर एक पहला दूसरा तीसरा। तो देखो पहला तो 70 17, ये दूसरा ये 30 है तो ये 30 होगा। तो यहाँ पर P का मान पूछा है 70 30, D का मान पूछा है तो 180 में से घट जाएगा 70 100, 180 में से 100 घट जाएगा तो कितना बच गया, 80 डिग्री बच गया।
आगे है विद्यार्थी सममित रेखा, रेखिक सममित और पूर्ण घूर्णन सममित की पहचान कर सकते हैं। विनय ने एक टी शर्ट पहनी जिस पर अंग्रेजी में फायर लिखा होता। टी शर्ट पहनकर जब विनय अपने आप को दर्पण में देखता तो उसे फायर से क्या वर्ण दिखाई देगा? तो फायर से आपको क्या वर्ण दिखाई देगा? फायर जब देखेगा वो FIRE जब देखता है यहाँ पर, तो E जो है वो उसको ऐसा नज़र आएगा, R जो है वो उसको ऐसा नज़र आएगा, I ऐसा नज़र आएगा और F ऐसा नज़र आएगा। तो वर्ण सीधा कौन सा दिखाई देता है? I दिखाई देता है। I में कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकियों में पड़ रहा है। आगे है प्रश्न नंबर 2 में ऊपर दी गई आकृति में यदि आकृति A की दर्पण से दूरी 3 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब के A की दर्पण से दूरी कितनी होगी? तो अगर इसकी 3 है तो इसकी भी 3 होगी, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा समान दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब समान साइज का बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। दर्पण से दूरी A की दर्पण से दूरी कितनी होगी? तो A की दर्पण से दूरी कितनी होगी? तो 3 होगी यहाँ से यहाँ तक। आगे निम्न दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये वर्ताकार आकृति है, इसमें अनेक सममित रेखाएं हो सकती हैं। आगे है वर्ण बी को जब 270 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है तो निम्न में से हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी? देखो, एक बार घुमाएंगे 90, फिर घुमाएंगे ऐसे बन जाएगी, और फिर घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो ऐसे बन जाएगी। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे प्यारे बच्चों, ये थे कुछ कॉम्पिटेंसी आधारित मैथ के महत्वपूर्ण MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।